बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सरकारी इदारों में बहुत बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला करते हुए अपने ही बंदों को नवाजने का फैसला कर लिया है। माजी में जिन्हें करप्ट कहकर ओहदों से फारिग किया गया, कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान कैबिनेट इजलास में उन्हें बड़े बड़े ओहदों से नवाजने का फैसला करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क के क्रिकेटर वजीर आजम इमरान खान ने कई सालों से पाकिस्तान में दिखाई जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग पर भी पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। कल बरोज मंगल कैबिनेट के इजलास में कौन कौन से अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आपके साथ हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बिगड़ती हुई मैशियत के साथ तहरीक इंसाफ भी बिगड़ने लगी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन के सरकारी इजलास में बैठने पर एतराज उठा दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की मुखालिफत भी कर डाली। इसके साथ साथ विफाकी वुज़रा जहांगीर तरीन के हक में सामने आ गए। दूसरी जानिब हुकूमती माशी पॉलिसी गरीब आवाम के लिए अजाब बन चुकी है। डॉलर महंगा तो पेट्रोल, डीजल और अद्वियात भी महंगी हो गई। IMF का मुआशी प्लान को कबूल करते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानी बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे नाकारा रोड, खटारा बस, लापरवाह ड्राइवर भक्कर के साथ घरानों का सुकून हमेशा के लिए छीन कर ले गया। नहम जमात की 6 बच्चियां इस अलमनाक हादसे की नजर हो गई। पूरा भक्कर इस वक्त सोग में डूबा हुआ है। 7 इस्लाह के लिए सहूलत बनने वाला MM रोड गुज़श्ता 4 सालों में वसेब के 1400 अफराद को निगल चुका है, मगर कोई भी हुकूमत टस से मस नहीं हुई। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम मुकाबिल में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हजारों मुलाजमीन की आवाज को उठाने पर सेक्रेटरी तिजारत अहमद नवाज सुखेरा ने अपना रिएक्शन दिया है और प्रोग्राम मुकाबिल को अपना मौका भेजा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बट सबसे पहले कैबिनेट इजलास जो कि कल होने जा रहा है, क्लासा साहब जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपने दी है कुछ हमें भी पता चली है, ऐसा मालूम होता है कि बड़े मायूस कुन फैसले होने जा रहे हैं कल के इजलास में। कल बड़ा अहम ये कैबिनेट का इजलास है। इमरान खान जो उसको वो करेंगे, बड़ा एक लंबा हैवी एजेंडा है उनके पास। उसमें कुछ अहम तकरीरें इन्होंने करनी है, जैसे PIA की कारपोरेशन का इन्होंने CEO लगाना है, वो एक अहम उनकी तकरीरी है। लेकिन उससे हट के जो अहम इशू मैं समझता हूँ वो एक तो कल ये जितने बड़े बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करते हैं जी। सुई सौदरन है, सुई नॉर्दर्न है, इसके बाद OGDC है, मिनरल बोर्ड हैं। तो एक बड़ा एक मेजर शेकअप एक किया गया है और बड़े बड़े जो पहले ऑलरेडी उसके चेयरमैन बैठे थे उनको हटाया जा रहा है और उनकी जगह नए बोर्ड के चेयरमैन भी लगाए जा रहे हैं और नए मेम्बरान भी लगाए जा रहे हैं। हो सकता है आम लोगों को लगे कि इसमें क्या खबर है, भी ठीक है एक प्रोसेस है, नई हुकूमत आती है, उससे नए लोग लगाने हैं, उनका राइट बनता है, उन्हें राइट हमें देना चाहिए कि वो जिसको चाहें लेके आएँ। एक आम सवाल एक आम आदमी के जहन में आ सकता है कि आप लोगों को क्या इस पर एतराज़ हो सकता है, एक चीज़। और इस पे भी आते हैं कि उसमें क्या क्या एतराज़ वाली चीज़ है, वो हमारी नहीं है, इनके अपने स्टैंडर्ड जो है ना वो सेट किए हुए हैं। दूसरी कल जो बड़ी उसमें मेन चीज़ आ रही है जिस पे अभी आके बात करते हैं कि पाकिस्तानी कैबिनेट कल इनको प्रपोज़ किया है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने किया है कि पाकिस्तान में जो इंडियन या प्रीमियर लीग दिखाई जाती है इसको बैन किया जाए और पाकिस्तान में इसको नहीं दिखाना चाहिए। इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि एक जो इसमें क्रिकेटर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो पहली दफ़ा जो पिछले हमने 10 सालों में देखा कभी बैन नहीं हुई थी IPL जो है यहाँ दिखाने पे। तो कल एक क्रिकेटर वज़ीर आज़म को ये प्रपोज किया गया है कि आप इसको बैन कर दें, पाकिस्तान में इसको IPL को नहीं दिखाना चाहिए। ये दूसरी है, इसकी भी डिटेल थोड़ी सी शेयर करेंगे। तीसरी ये है कि कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी, आपको पता है उस वक्त इरेगुलरिटी स्कैंडल्स आए थे, तो उसकी भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है आमिर साहब कल वो भी कैबिनेट में के सामने पेश की जा रही है। वो भी बड़ा एक बिग मैं समझता हूँ, एक उस पर बड़े अरसे से आपको पता है कोई 15 साल से वो बन रही थी एयरपोर्ट, उसमें किस ने क्या कुछ दिया वो भी वो कैबिनेट के सामने जा रही है। तो कुछ और भी एजेंडे उसमें हैं वो मैं करता हूँ, लेकिन जो मेन उसमें चीज़ें हैं मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, IPL से शुरू करते हैं क्योंकि वो दूसरे बोर्ड वाले हैं ना, वो बड़ी अहम स्टोरी है। अब उनको बताया गया, इमरान खान साहब को, आमिर साहब बताया गया है कि आप जो है ना IPL को पाकिस्तान में दिखाने पर आपको ये पाबंदी लगानी चाहिए, यहाँ पे नहीं दिखानी चाहिए।
अब मैंने तो कोशिश की पता करने की कौन से यहाँ पे चैनल हैं, कोई दिखा रहे हैं जो आईपीएल, मुझे तो कोई ऐसे चैनल नज़र नहीं है। का आ रहा है क्लास अब के, वो भी दिखाते हैं ESPN। अच्छा, ESPN पाकिस्तान में अब मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे दिखाया जाता है। तो पेमरा को कल हिदायत दी जा रही है कि आईपीएल जो है पाकिस्तान में इसको आपने नहीं दिखाना। वजह उसकी 2-3 बताई गई हैं। एक तो वजह ये बताई गई है कि जनाब कि जब यहाँ पे हमारी हुई थी, पाकिस्तान की PSL हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पे नहीं दिखाई थी और उस पे पाकिस्तान को जो है ना वो भी नुकसान हुए थे। लिहाजा अब मौका आ गया, क्योंकि इंडियंस ने हमें नुकसान दिया था, लिहाजा हम उनको दें। राइट्स वगैरह के इश्यूज़ हैं, तो मतलब यहाँ पे ये स्पॉन्सरशिप के इश्यूज़ हैं, तो वो उनका ख्याल है कि उस पर भी हमें करना चाहिए। एक जो ये रीज़न दी गई। दूसरा जो टिट फॉर टैट चल रही है जी कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कन्फ्लिक्ट चल रही है, लिहाजा आपको ये मैचेस यहाँ नहीं दिखाने चाहिए। हम ये समझते हैं कि इमरान खान जो है, मेरी राय है, गलत हो सकती है, कि इमरान खान का एक ज़्यादा बेहतर इमेज सामने आया है जब से इन्होंने क्रिकेटिंग मतलब वर्ल्ड के हवाले से पूरी दुनिया में इनकी इज्जत भी की जाती है। पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान इंडिया के साथ एक टग ऑफ वार चली थी पिछले दिनों, टग ऑफ वार तो नहीं थी, तकरीबन जंग हो गई थी दोनों मुल्कों में, उसमें मेरा ख्याल हमारा पलड़ा बड़ी हद तक भारी रहा है, जिसमें अखलाकी तौर पर हमारी ज़्यादा विक्ट्री हुई है। मतलब जहाज़ तो चलो गिराया है जो गिराया है, उसको अभी आनंद को जिस तरह वहाँ पे छोड़ा गया है, जिस तरह का हमारा एक बड़ा मॉडरेट और मॉडेस्ट रिस्पांस रहा है, जिसको पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। और क्रिकेट वो चीज़ है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान, इंडियंस या बड़ी तादाद में जो अरबों लोग हैं उनको कनेक्ट करती है। लिहाजा वो एक पीपल टू पीपल कंटेक्ट जो है ना, वो मेरा ख्याल है रहना चाहिए। इन टिट फॉर टैट चीज़ों से वही वाला हिसाब है। 1965 की जंग के बाद हमने तमाम तल्लुकात उन्होंने भी ख़त्म कर दिया, हमने भी कर दिए। अल्टीमेटली फिर कुछ अरसे बाद वो चीज़ें बहाल हुई। तो लेकिन जो इसके अगेंस्ट एक वो आएगा, व्यू आएगा मेरे व्यू को अगेंस्ट, कि अगर इंडिया नहीं दिखाते तो फिर हम उनका क्यों यहाँ पे बिजनेस उनका चलाएं। लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ ना, इसका ड्यूरिंग द वो कहते हैं पीरियड ऑफ मैडनेस, हमें अपनी वो सैनिटी जो है ना उसको बरकरार रखना चाहिए। अगर 10 साल यहाँ पाकिस्तान में IPL दिखाई जाती रही है, तो वो अब भी अगर कोई यहाँ पे दिखाई जाएगी, लोग देख लेंगे। एंटरटेनमेंट की बड़ी ज़रूरत है इस मुल्क को। थोड़े से लोग बिजी रहेंगे, पेट्रोल से भी उनकी तवज्जो हटी रहेगी, हंगामों से भी हटी रहेगी। वो शाम को बैठ के 6-7 घंटे मैं अगर होता, मैं ज़रूर ये कहता कैबिनेट को कि जनाब के पाकिस्तानियों को डिवल्ट करने का बेहतरीन तरीका महीना डेढ़ तो इनको क्रिकेट पे लगा दो, जो मैच देखें बैठ के, यहाँ पे अपनी तालियां मारें तो और अपने खेल देखें। ये नए निकम्मे लोग हैं और कुछ नहीं, तो यहाँ पे हुकूमत के खिलाफ बातें करेंगे या सोशल मीडिया पे मजाक करेंगे। खैर, कल वो एक उनका फैसला आ रहा है, वो ये समझते हैं कि इट्स अ कंट्री ऑनर, क्योंकि उन्होंने नहीं किया टिट फॉर टैट, हम भी वही करेंगे। उन्होंने हमें नुकसान दिया था, हम उनको देखें, उनको देंगे। अल्लाह के फजल से 1.5 द्वारा आप लोग आप यही काम करते रहें। इंडियन हमें नुकसान देते रहें, आप उनको देते रहें। वो गुड लक टू ये बोथ ऑफ कंट्रीज, हम यही कह सकते हैं। अब आते हैं जो अहम स्टोरी है, जिस पे आमिर साहब तुले बैठे हैं आज, बड़े इनके पास भी अच्छी खासा इनका बैकग्राउंड है। मैं थोड़ा सा दूंगा, बाकी आमिर साहब जो है ना जरा इनसे डिटेल लेंगे। कल आमिर साहब बड़े मजे के काम होने वाले हैं। 4-5 बड़े मेजर यहाँ शेकअप ये हो रहे हैं, जो एनर्जी रिलेटेड इश्यूज हैं, और उसका बताया ये जा रहे बाबर नदीम साहब है, उनका नाम नदीम बाबर है, बाबर नदीम साहब। बेसिकली उनकी कंसल्टेशन और उसमें कुछ और भी बड़े लोगों का आपको रोल नजर आ रहा है। एक समरी बड़ी दिलचस्प है आमिर साहब, जिसमें यह कहा गया है, समरी में लिखा गया है, जो मुझे कोई अपने ज़राए बता रहे थे, कि जनाब कि हमने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं करनी। सही, ये बोर्ड के करियर में, कि माजी में ये होता था कि पॉलिटिकल लोगों को बोर्ड के चेयरमैन लगाया जाता था, तो जिससे पाकिस्तान में एनर्जी के प्रॉब्लम हुआ या बड़े बड़े बिग वो हुए, तो वो बड़ी मज़े की बात है कि जिनको लगाया जा रहा है वो भी सियासतदान है, जिनका ऊपर लिखा गया पूरी डिटेल में कि आप इनको मात्र हमने पॉलिटिकल नहीं लगाना, जिनको लगाया जा रहा है वो भी सियासतदान है। वो उनका नाम है सैयद दिलावर अब्बास। ये आपको याद होगा जना मुशर्रफ दौर में ये वफाकी वजीर भी रहे हैं, और इनका ताल्लुक जो है वो क्यू लीग से है। सो मेरा ख्याल है जो रिसेंट क्यू लीग के और इनके आपस में मुज़ाकरात हो रहे थे, नईमुल हक साहब गए हुए थे, तो शायद ये भी एक अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि दिलावर अब्बास साहब को उनको चेयरमैन लगाया जा रहा है आमिर साहब। और ये ऑफ कोर्स इनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से समझा जाएगा। इनको सुई ये नादरन गैस का इनको चेयरमैन लगाया जा रहा है आमिर साहब बोर्ड का। एक तो ये बड़ी इसमें है इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मेरे लिए, बस सिर्फ उसको ख़त्म करता हूँ, आमिर साहब के पास कुछ और डिटेल्स हैं। 4 इसमें ये प्राइवेट सेक्टर कैसे मैनेजर कंट्रोल करता है। 4 इसमें जो बिग हैं, जिसमें सुई सौदरन है, सुई नादरन है, उसके बाद OGDC है और आपकी मिनरल डेवलपमेंट है। 4 इसमें जो हैं बोर्ड के मेंबर्स और एक उसमें चेयरमैन है सुई सादरन के, इनका तल्लुक एंग्रो से रहा है। सर क्या बात है, ये तो सारे एंग्रो पाकिस्तान की है जो हर उसमें है। इन 4 लोग जो है, मैं नाम बता देता हूँ, इसमें मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब हैं, ये एंग्रो में रहे हैं
या 30 साल रहे हैं। अच्छा, इसमें अकील करीम डैडी साहब का भी एक उनकी कंपनी में भी एक सीईओ थे अकील, जिसको AKD कहा जाता है। जी अकील करीम डैडी। जी फैसल, ये बंगाली साहब हैं, उनको भी ओहदा दिया जा रहा है। इसके बाद जनाब यहाँ सादिया खान साहबा हैं, इनको OGDC में इनको पोजीशन दी जा रही है। ये भी एंग्रो के बोर्ड में रही हैं। फिर यहाँ अकबर अयूब खान साहब हैं, ये भी एंग्रो में इन्होंने यहाँ पे सर्व किया हुआ है। सो मोस्टली एंग्रो जो है, जो LNG जिसके कंट्रैक्टर LNG भी जिनके पास है, जिनके पास ठेके भी हैं, जिनको रोजाना $2,72,000 की पेमेंट भी हो रही है, जिन पे 5 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था किसानों को लूटने के नाम पर, जिसको स्टे लिया हो, वो पैसे नहीं दे रहे हमारे, वो स्टे पे चल रहे हैं, हमसे रोजाना $2,72,000 ले रहे हैं। उनको बड़ी कामयाबी से 4 बंदे उन्होंने बोर्ड में अपने उन्होंने ये की बोर्ड जो हैं उनमें शामिल करवा लिए हैं। लास्टली जो बड़ी मजे की अपॉइंटमेंट उसमें आ रही है आमिर साहब, वो तहरा रजा साहबा हैं। ये फर्स्ट वुमेन बैंक की प्रेसिडेंट रही हैं। इमरान खान साहब ने पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में इनको डिसमिस किया था, ये कहे कि ये सागडार एंड कंपनी बला बला, तो ये उनके इस पे थे मुख्तलिफ, उन्होंने इन पे बातें कहे कि मेरिट के नाम पे दीगर। इमरान खान साहब ने, इनकी कैबिनेट ने इन पिछले साल इन तहरा रजा साहबा को डिसमिस किया था, वुमेन बैंक की प्रेसिडेंट के हटाया था। अब उनको कल उनको भी की पोजीशन जो आमिर साहब जो है ना उनको भी दी जा रही है। सो ये थे उसमें शमसुद्दीन ये शेख साहब हैं, सादिया खान साहब हैं, अकबर अयूब खान साहब हैं, तो ये जो एंग्रो से तल्लुक़ है सर। और लास्टली मेरा ख्याल है शमशाद अख्तर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर रही हैं, उनको भी एक बड़ी सुई सदन गैस की चेयरपर्सन के ये है सारा एनर्जी का आपका जो कल यहाँ शेकअप हो रहा है कि जिनको हटाया गया था उनको वापस लाया जा रहा है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स का कहते थे नहीं करेंगे, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी कर की जाएंगे। तो ये रेस्ट इज विद आमिर साहब। ये स्टोरी जो आज कैबिनेट के क्लास साहब ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो शेयर किए इन्होंने, ये कि नए बोर्ड्स इनके तश्कील पाए जा रहे हैं। हम पहले यहाँ पे कह चुके हैं, बता चुके हुए हैं कि जो ये CEOs MDs लग रहे हैं उसके अंदर एक लीगल प्रॉब्लम आई हुई है कि वो कंपनीज एक्ट 2017 और कॉरपोरेट गवर्नर रूल्स जो है 2013 उसके साथ, इन कवानीन के साथ मुतसादम है। इन्होंने अपना निज़ाम दे दिया है कि मिनिस्टर होगा, उसके नीचे सेक्रेटरी होगा, चेयरमैन बोर्ड होंगे, बोर्ड होगा जो कि सिलेक्ट करेगा, जो कि नहीं कर सकते। कानून बने हुए हैं, या तो ये पहले कानून में तब्दीली करें। तो पहले तो ये है कि इस तरह की बोंगियां मारने से ये बाज नहीं आ रहे, और ये इन बोंगियों का नतीजा है कि ये जो आज पेट्रोल का बम गिरा है कि 6.5 रुपये बढ़ गया है। इससे पहले गैस जो है वो 148% तक जो है ना वो स्लैब्स उसके चले गए हुए हैं, और गैस भी महंगी हो रही है, बिजली भी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। पेट्रोल के महंगे होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है, महंगाई डबल ट्रिपल हो जाती है। सो उसका अगर तो मेरिट पे हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम काट लेंगे जी। मुश्किल है, पाकिस्तान का ये कहा जाता है कि मुश्किल वक्त में हमेशा आवाम को कुर्बानी देने के लिए कहा जाता है कि देखे ना वो दुनिया भर में, बाय द वे दुनिया भर में अभी $66 का शायद बैरल है, और ये 120 तक, नून लीग की लीग जब शुरू हुई थी तो उनकी गवर्नमेंट में 120 तक गया था। 120 से जब वो आए तो एवरेज 70-80 पे रहा, तो इनको इससे भी नीचे तक 40 तक चला गया था, अभी वो 66 तक है। सो अभी इतना जवाज नहीं बनता कि बैनुल-अक़वामी के रेट्स इतने बढ़ गए हैं तो इसलिए बढ़ाना चाह रहा है। आर्गूमेंट होगा कि जी वो देखें ना दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई और जो है हमें पैसों की ज़रूरत है रेवेन्यू करने के लिए। अगर तो ये 6 रुपये पर लीटर जो है ना मेरिट पे हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। मगर ये बिल्कुल नहीं है, ये इनकी नालायकियाँ, इनकी चोरियाँ, इनकी नालायकियाँ, इनकी मिसमैनेजमेंट हो रही है, जिसकी वजह से हम रोते रहते हैं कि ये वहाँ पे बर्डन डालते हैं, फिर हमें बड़ी तकलीफ है। हम पहले ही पॉइंट आउट कर चुके हैं कि पिछली दफ़ा गैस की जो है चोरी है कि यहाँ पे उसकी जगह इस्तेमाल ऑयल करने की वजह से तकरीबन 50 अरब रुपये का नुकसान हुआ था। आजकल फिर जारी है कि इन्होंने 2 कार्गो जो थे, जो कि कैपेसिटी मौजूद थी टर्मिनल पे उतारने की, वो सिर्फ इसलिए कि एक पाइपलाइन जो है ना वो बनानी थी, वो नहीं जानबूझ के बनाई गई और डिमांड कम दी गई कि हमें कम चाहिए। उसकी वजह से दोबारा 8 अरब रुपए का नुकसान होने जा रहा है। आजकल की फैसला साजी हो रही है, मगर ये नहीं करेंगे। अब ये जो क्लास साहब आज रिपोर्ट लाए, मेरे लिए जो है ना बहुत ही तशवीशनाक इसमें अंदर है कि जो नए बोर्ड बन रहे हैं इसके अंदर 2 बहुत बड़ी खराबियां हैं।
क्योंकि याद रहे कि जब लोग सुनते हैं ना कि तेल की कीमत बढ़ गई और गैस की कीमत बढ़ गई तो लोग समझते हैं ये पता नहीं अल्लाह की तरफ से कोई जो है भाई अल्लाह की तरफ से नहीं आई है। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर जो ये जो अदारे हैं, जैसा कि OGDC, जैसा कि सुई नदन गैस, सदन गैस, उसके बाद OGDC, जैसा कि मिनरल डेवलपमेंट, ये इदारे हैं और इनके बोर्ड आम आदमी के लिए समझने की जरूरत है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और इनके बोर्ड जो अब लगाए जा रहे हैं ये लगते हैं जिन्होंने पॉलिसी बनानी है। यहाँ से गन शुरू होता है, जब वो गन ऊपर जाते 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 ये 6 रुपये जो आज पड़ गया है उसकी वजह से है। तो कल क्या करने जा रहे हैं ना, इसके अंदर खास साहब 2-4 बहुत बड़ी खराबी वो ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहा कि इन बोर्ड्स के अंदर जो है ना सारा घपला ही बोर्ड्स में होता है। बोर्ड के अंदर सरकारी बाबू अपनी मर्जी के बंदे लगाते हैं और इनका ही होल्ड होता है। तो हमें ये खास तौर पे PTI गवर्नमेंट, मेरी इनके तमाम बड़े लोगों से बात होती तो ये खुद ये शिकायत करते थे, देखो ना यार ये तो पेट्रोलियम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ही काबू करते हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर से लोग आने चाहिए ज़बरदस्त किस्म के, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर चेक हो। बोर्ड का मतलब इसलिए बनाया जाता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसके ऊपर चेक रखा जाए, प्राइवेट लोगों का, मोतबर लोगों का, समझदार लोगों का, टेक्नोक्रेट लोगों का, जो कि जानते होंगे गवर्नमेंट ये गलत कर रही है। इन्होंने क्या किया है कि पहले बोर्ड के अंदर ऐसा, जैसे OGDC में ये आपकी जो एक्सक्लूसिव डिटेल अभी ये जो पढ़ रहे थे, पहले लेट से कि 3 मेंबर थे ना प्राइवेट सेक्टर के, अब उन्होंने बढ़ा के गवर्नमेंट के 6 कर दिए हैं। ये 12 मेंबर में से कल जो है ना 6 मेंबर जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर से हैं, 6 गवर्नमेंट से हैं। गवर्नमेंट के उन्होंने 2-3 बढ़ा दिए हैं। और गवर्नमेंट के मेंबर्स भी कौन है? उसके अंदर पेट्रोलियम सेक्रेटरी बैठा है, उसके अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी बैठा है, उसमें एडिशनल वो डाल दिया है, सदन गैस के डाल दिए हैं, वो 6 बढ़ा दिए हैं। सो बराबर 12 में से उनका कर दिया है। मगर होता क्या है, जहां फाइनेंस सेक्रेटरी और पेट्रोलियम मिनिस्टर सेक्रेटरी बैठे होते हैं तो वो फिर बाकी बोर्ड की कम जो है ना वो कम हो जाती है। और होता क्या है, जब गलत फैसले होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, वो सुई सदन गैस के बंदे को फारिग कर देंगे, बोर्ड के किसी मेंबर को फारिग कर देंगे नीचे, पेट्रोलियम सेक्रेटरी को नहीं करेंगे। उनको क्यों नहीं करेंगे ये ब्रेक से वापस आके बताएंगे, वक्फा लेके आएंगे, बताएंगे कि असद हयाउद्दीन बच जाते हैं, सुई गैस वाले बच जाते हैं। सही फैसला करना होता है तो नीचे वाले करते हैं, मारे जाते हैं तो नीचे वाले जाते हैं, मजे खुद लेते हैं। ऊपर वाले के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जाता? एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके ये तो आपके साथ शेयर करेंगे। मईशत की सूरत हाल तो और शक्ल काफी बिगड़ती जा रही है। इस बिगड़ती हुई मईशत में तहरीक इंसाफ खुद किस तरह से बिगड़ गई है, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। बात हो रही थी आमिर साहब के निचले लोग तो फारिग कर दिए जाते हैं, असद हयाउद्दीन क्यों फारिग नहीं किए जाते? भाई ये मैंने यही कहा कि ये बोर्ड्स की जो तश्कील होती है इसके अंदर खराबी यही होती है कि जब ये अपने आप को उन बोर्ड्स के अंदर मेजर, अब देखें ना OGDCL के बोर्ड के अंदर 12 टोटल मेंबर्स बनाने जा रहे हैं कल, ये प्राइम मिनिस्टर हो रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर को टोटली मैंने कहा ना वो ब्यूरोक्रेट्स के नरगे में है, उनकी अपनी टेक्निकल नो हाउ क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं रहा हुआ, जिधर मर्जी लगा दें वो उधर चल पड़ते हैं। 12 में से 6 लोग, अब 6 लोग कौन है? सरकारी लोग हैं। ये इसमें MD थरकोल है, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान है, फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, MD OGDCL है। 12 में से 6 लोग हैं। और जब फाइनेंस के सेक्रेटरी और पेट्रोलियम के बैठे हों तो पॉलिसी यकीन करें ये बनाएंगे। मगर जब पॉलिसी हो जाती है खराब, जैसे कि रिसेंटली अभी गैस लोड शेडिंग हो गई, 50 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को लॉस हो गया, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने गुस्से में आके 3 इंक्वायरियां करवाई। घूम फिर के क्या हुआ कि जनाब आप जो है ना ये MD जो है ना सुई सदन गैस को जो है ना जनाब इनको रिमूव कर दें। उसकी जनाब एक्टिंग चार्ज पे DMD जो इक्वली शामिल थे वो लगे हुए हैं। मगर असद हयाउद्दीन साहब जो कि पॉलिसी बनाने में डायरेक्टली अल्टीमेटली सेक्रेटरी और मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। गुलाम सरवर को कोई नहीं छेड़ सकता और सेक्रेटरी को नहीं छेड़ सकता, ना सिर्फ छेड़ नहीं सकता, उनकी रिसेंटली बोर्ड में तरक्की कर दी है। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जनाब ये जो तरक्कियां करने जाते हैं आप, तो ये इसके पीछे क्राइटेरियन क्या है? सबसे बड़ा इस गवर्नमेंट का फेलियर और सबसे बड़ा स्कैम जो है रिसेंटली गैस लोड शेडिंग का हुआ है। और उसके अंदर जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको अभी 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो है तमगा दिया है कि आप 22वें ग्रेड में जा रहे हैं। एक अब ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड के अंदर 3 खराबियां इसके तश्कील करने में। ये विकास साहब मेरे तो पढ़ के इनकी तफसील देख के ना दिमाग
चकरा गया है। चालाकी एक तो ये कि मेजॉरिटी अपनी रखवा लेते हैं तमाम बोर्ड्स के अंदर। ये जो है ने बड़ा शेयर लिया, पीएमडीसी के अंदर जो है ना 9 मेंबरान में से 5 सरकारी अफसरान हैं। इसी तरह ये 12 जो हैं सदन गैस के, उसमें से ज़्यादातर जो है ना वो गवर्नमेंट के अफसरान हैं। एक तो लगाते क्यों हैं, एक ये है कि पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल रख सके, खुद ही पॉलिसी बनानी है और पॉलिसी के ऊपर जो बोर्ड ने चेक कर रहे हैं वो भी खुद ही बैठे हुए होते हैं। उसके बाद क्या करना है कि इन्होंने पैसा, एक तो डायरेक्टली पॉलिसी के जरिए जो करप्शन होती है वो अलग है, मगर जो डायरेक्टली हर बोर्ड मेंबर को एक मीटिंग के लिए सरकारी अफसरान समेत 1 लाख रुपया, फॉर एग्जांपल ओजीडीसी में 1 लाख रुपया मिलता है, उसके बाद ओजीडीसी में 85,000 है, पीएसओ में 1 लाख रुपया, मारी गैस में 1.5 लाख रुपया है। इस तरह ही सुई दर्जन गैस एवरेज जो है ना आप समझ रहे हैं कि लाख रुपए एक मीटिंग का, महीने में 1-2 मीटिंगें कर ही लेते हैं बोर्ड की, बहाने से वो बहाना चाहिए होता है जी आज फलाने साहब को छींक आ गई मीटिंग कर लो। और ये लॉसेज है जिसकी वजह से आज जो 5-6 रुपए पेट्रोल का बढ़ा है ना, ये इन फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है। तीसरा जो फाइनली सबसे ज़्यादा है कि इन बोर्ड्स में अपने रिश्तेदार लगवाए जाते हैं, कहने को इश्तिहार दिया गया, क्राइटेरियन पूरा किया गया, मगर कहीं ना कोई कहीं बैठा होता है जो कि देख रहा होता है कि कौन लग रहे हैं। हाँ। तो ये मेंबरान जो हैं ये इस तरीके से लग रहे हैं। हमारा सिर्फ ये है कि ये जो रॉट है वो नीचे से खराब होना शुरू होता है कि इन कंपनियों के अंदर एज अ बोर्ड में लगाते हैं, फिर इनके जिस तरह एमडी सीईओज लगाते हैं, फिर किस तरह इनको रन किया जा रहा है, ये सारा खुमियाजा आपको और मुझे गैस के और पेट्रोल के बिलों में देना होता है। और लोग बड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि ओ हो जी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई, ओ हो जी मुसीबत पड़ गई। जो है नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है 6 रुपए का पेट्रोल देते वक्त, अगर हमें नजर आए कि जनाब ये गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इनकी मैनेजमेंट अच्छी है, इन्होंने चोरों को डाकुओं को रोका है, अपने उस नालायकियों का हमारे पे ना डालें। अपनी नालायकियां हमारे क्लास साहब हम बात इसमें नहीं, इसी पे थोड़ा सा करते हैं। अब जो आमिर साहब ने बात की है, इसमें बाज़ लोगों को मतलब पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है कितनी बड़ी कंपनी है, उसका जो कल बोर्ड का सरबराह लगाया जा रहा है, कैबिनेट को जो प्रपोजल गई है वो कैनेडियन नेशनल है सर, ये नया पाकिस्तान है। चले उनका पाकिस्तान है, चलाएं, हमारी क्या बजाल है जी हम उन पर एतराज़ कर सकें। और सुने यहाँ पे वो लगा रहे हैं गवर्नर इसकी स्टेट बैंक जो पहले वाले शमशाद अख्तर थी, उनको सुई सादरन गैस कंपनी का उनको सरबराह का लगाया जा रहा है, चेयरमैन बोर्ड का। उनके ब्रदर इन लॉ जो हैं या खालिद साहब थे, वो वहाँ पे डॉक्टर आसिम हुसैन के साथ जो एक्स एमडी थे इसके आपके सुई सादरन के, जो 462 रुपए का स्कैंडल था जो उस डॉक्टर आसिम पे था, उसमें को अक्यूज हैं। सो वो जो को अक्यूज हैं वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, और उनकी जो आगे से जो ब्रदर इन लॉ की जो वो है रिश्तेदार है शमशाद साहबा, कल वो बोर्ड की चेयरमैन लग रही हैं। आप रोते रहते कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो बडी बॉदर अबाउट इट, कि शमशाद अख्तर साहबा जो उसका जाके चेयरमैन लगने जा रही हैं कल, उनका ब्रदर इन लॉ वो डॉक्टर आसिम हुसैन के साथ 462 वाले उसमें वो है करप्शन केस, उसमें जी उसमें को अक्यूज हैं और ट्रायल है उनका, वो उसमें शामिल हैं। ये अब ये बात इमरान खान को कोई नहीं, अगर किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि अगेन नदीम बाबर साहब बैठे हुए हैं पीछे से, वो मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने 80 करोड़ रुपए के कुछ अर्सा पहले तक डिफॉल्टर थे, उन्होंने पैसे देने हैं इनके। और आईपीपीस की जो 480 बिलियन के डॉलर की वो हुई है, उसके अंदर वो मेन बेनिफिशियरी रहे हुए हैं, और उनके ऊपर पोर्ट कासिम के हवाले से सेटअप करने में मुशर्रफ दौर में भी बड़े सवालात हैं। अच्छा, एक और सादिया खान साहिबा को लेके हैं, सादिया खान साहिबा 2 बोर्ड में बन रही हैं सर, ये पंजाब के बोर्ड ऑफ उसमें इन्वेस्टमेंट में रही हैं, जब वहाँ शहबाज शरीफ साहब वो बैठे तकरीरें कर रहे थे, एक आदत के अलावा इनकी कोई वहाँ पे मीटिंग की प्रेजेंस ही नहीं है, उनको 2 बोर्ड्स में यहाँ शामिल किया गया। कुछ 2-4 नाम अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने पढ़े हैं, अच्छे हाईली क्वालिफाइड लोग भी इस बोर्ड में शामिल हैं। और उसमें अभी मुझे उनका बताया कि हम तो उनको ज़्यादा तौर पे खैर जानते, दिलावर अब्बास, उनका बैकग्राउंड है, वो ठीक है पॉलिटिकल पार्टी के एक रहे हैं, वो एक उसके अफिलिएशन है क्यू लीग के साथ, लेकिन उनका एल एंड सेक्टर का उनका एक बैकग्राउंड है जो उनके हामी कहते हैं। मुझे उसूली तौर पे हमें कोई इतराज़ नहीं, बल्कि बैकग्राउंड होना चाहिए ताकि अंडरस्टैंड करते हो, इंटीग्रिटी वाले बंदे चाहिए ना हमें, वक्ती तौर पे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि उस वक्त किसी कंपनी के डायरेक्टर टू डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इसमें भरे हुए हैं, कल हम आपको, आज भी किस्मत खान ने बड़ी अच्छी हमें रिसर्च की है कुछ नामों पे, कल हम कॉल करेंगे, बहुत सारे नाम हैं जो इंटरनेशनल, अब इस पे डिबेट की जरूरत है कि जो वर्ल्ड बैंक में रहा है, कोई IMF में रहा है, बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज में रहे हैं, क्या वो पाकिस्तानी बोर्ड्स को चला सकते हैं या उनके अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज कर, मसलन एंग्रो को
केस बना था इन पे, आपको याद होगा इमरान उल हक पे, जिनको पीएसओ का चेयरमैन लेते, इमरान उल हक एंग्रो के मुलाजिम, उनके सीईओ शाहिद खान अब्बासी साहब जो नैब का केस है उधर इसी से रिलेटेड है। उन्होंने क्या किया जनाब, पहले डील की, उन्होंने एलएनजी टर्मिनल बनवाया उनके साथ मिलकर, मर्जी का $2,72,000 की 15 साल के लिए शाहिद खान अब्बासी ने और इमरान उल हक ने बैठ के डील की एंग्रो के साथ। एंग्रो की तरफ से वो मुज़ाकरात कर रहे थे इमरान उल हक साहब, जो ही मुज़ाकरात खत्म हो गए, अब पीएसओ के साथ सारी चीजें होनी थी, तो उनको वहां से उठा के 70 लाख के पैकेज पे यहाँ पे आके उन्होंने पीएसओ का उन्होंने एमडी लगा दिया था शाहिद खान अब्बासी साहब ने। सो सबसे बड़ा लॉयंस शेयर जो कल बोर्ड में अप्रूवल होने जा रही है वो एंग्रो ने लिया है सर। एंग्रो के साबका मुलाजमीन जो 28 साल 30 साल जो हैं वो पोजीशंस पे रहे हैं, उनको कल के बोर्ड में शामिल किया गया, जो बिजनेस कर रहे हैं। एलएनजी का भी हो रहा है, खाद का भी हो रहा है, और भी आपके बहुत सारे तेल के भी हो रहे हैं। वही लोग बैठ के जिनको मॉनिटर करना है, जिनको बिजनेस डील, वो कल को बोर्ड में बैठे हुए हैं। तो लिहाजा जब आप ये कहते हैं ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, एलपीजी की कीमतें, रोया ना करें, फिर आवाम फिर घबराए नहीं। इमरान खान ने कहा घबराना नहीं है, फिर आपने घबराना नहीं है, चुप करके 6 रुपए कीमत बढ़ी है, देते रहो। नो क्वेश्चन, सवाल पूछेगा ये बोर्ड कैसे बने, सीईओ कैसे बने, कौन किसका रिश्तेदार है, पहले वाले ये काम क्यों करते रहे, और इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वही काम जो शाहिद खान अब्बासी ने किया था ना, वो इमरान उल हक को लाए थे एंग्रो से और 70 लाख रुपए पे लगा दिया था, यही काम अब हो रहे हैं। और जो बात आप कह रहे थे ना कि पैसों का मसला है, पैसे लाख 1.5 लाख रुपए इनके लिए मसला नहीं है, ये क्लाउड का मसला है। इन्होंने इन्फ्लुएंस करना होता है पॉलिसीज को। ये $1,02,000 आपको जो कहा ना कि इनका ये $1,02,000 ये सरकारी मुलाजम का वो उनका मसला है। सरकारी मुलाजम का है कि 5 बोर्ड की मीटिंग करते हैं, तनख्वाह जो है उसमें से 7-8 लाख रुपया ये बोर्ड की मीटिंग से आ जाता है। जब एंग्रो के 4-5 बंदे बैठे हैं बोर्ड में, पेट्रोलियम में भी बैठे हुए हैं, आपकी पेट्रोलियम में पाकिस्तान पेट्रोलियम में भी बैठेंगे, आपके ओजीडीसी में बैठेंगे, आपके वहां पे आप सुई सादरन नादरन में भी बैठेंगे, और ये सारा काम उन्होंने चलाना है एलएनजी वगैरह का। ये आपको इन्फ्लुएंस चाहिए, इंपैक्ट चाहिए होता है। आपने बैठ के वजीरों को, सरकारी अफसरान को मैनेज करना है, और इनको बिग डील्स जो लेनी है, जो रोते थे ना कि पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं हुई, जो कैनेडियन नेशनल आ रहा है आपको एक्सप्लोरेशन करके देगा, आपका ख्याल है। सो ये बहुत सारी चीजें होती हैं बैक पे, क्योंकि इमरान खान साहब इन चीजों को नहीं पढ़ते, नहीं समझते, कभी पार्लियामेंट नहीं गए, वो इन प्लेयर्स का खेल नहीं समझते कि कैसे बैठ के बिग प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल लेवल के उनका मैनेज मनूवर करते हैं। उनकी जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और वाकई समझदार आदमी है, मगर होता क्या है कि उन्होंने एक टेक्निकल फील्ड है, हमें भी किसी से पूछना होता है, वो भी किसी से पूछते हैं, जिससे पूछते हैं वो खुद शामिल होता है। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि जो चेक्स रखे गए हुए हैं वो सारे भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जिन लोगों से चेक करना है, जिन लोगों के जरिए वेट करवानी है, जिन लोगों को मशवरा करना है, सेकंड चेकिंग होनी है, वो लोग मिले हुए हैं। चलिए वो सब लोग तो मिले हुए। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और फिर बात करेंगे उस कातिल एमएमए रोड से मुतालिक जिसकी वजह से एक बार फिर से पूरा भक्कर सोग में डूब गया है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, हमने बिगड़ती मैशत की बात कर ली, फ्लॉप पॉलिसी की बात कर ली, मगर जो हुकूमत के अंदर अपनी पीटीआई हुकूमत के अंदर जो लावा था वो भी आखिर वो भी निकल आया। कल तक बगलगीर थे, आज दस्तोगिरबा हो गए। ये पीटीआई की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा कि वो जो अंग्रेजी में एक इस्तेलाह होती है परफेक्ट स्टॉर्म, एक जो है ना परफेक्ट स्टॉर्म मई के महीने में ब्रू कर रहा है कि जिसके अंदर महंगाई भी आ रही है, जिसके अंदर बिजली की शायद लोड शेडिंग भी हो रही होगी, बाकी महंगाई भी, लोगों की चीखें निकली होंगी जब मई और जून के महीने में रोज़े के अंदर बिजली भी नहीं आ रही होगी, हर चीज़ महंगी भी होगी। उसी दौरान में आखिरी चीज़, द लास्ट थिंग दैट दे नीड इज़ इन हाउस फाइटिंग, कि अंदरूनी लड़ाई। तो ये ना पंजाब कंट्रोल हो रहा हो, ना आपके यहाँ पे जो है टास्क फोर्सें चल रही हो, ना कोई पॉजिटिव मैसेज, रोज की एक ताज़ा खबर जो है ना मनफी किस्म की आ रही है। उस दौरान में गैर जरूरी लड़ाई है, जो एक पुराने मुर्दे हैं, उन्होंने कहा ये भी निकाल ही लो, जो है ना कब्रिस्तान में से एक पुराना मुर्दा निकाल लिया कि जी शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तीन की लड़ाई। तो आज की ताज़ा खबर यही थी, आधे लोग इधर हैं, आधे लोग इधर हैं। तो मैं इसमें क्या कहूँ, मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को अल्लाह ने बहुत तरक्की दे दी। अभी वो ये लड़ाई जीत चुके हैं, ये जो जहांगीर के साथ की लड़ाई थी वो जीत चुके हैं। वो खुद नहीं जीते, अल्लाह ने उनको जितवा दिया। ना सिर्फ के इलेक्शन जीत गए, उनका बेटा भी इलेक्शन जीत गया और वो पाकिस्तान के वजीर खारजा बने हुए हैं। हम उनके पहले नाकिद रहे हुए हैं, अब उनकी तनकीद हम नहीं करते हैं। मेरे ख्याल ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन फॉरेन एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो है। मगर मेरा ख्याल है उनको दिल बड़ा इसलिए करना चाहिए
कि जहांगीर तरीन के साथ जो है ना आयरनी ऑफ फेट कह लें कि उस शख्स ने जिसने के वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर होना था, जो कि सबसे करीब तरीन इमरान खान के आदम थे, वो नाअहल हो गए। अब जितने मर्जी भी उनकी इमरान खान से कुर्बत हो, तो वो जब आपके नाअहल हो जाते हैं तो आपको एक्सेस उतनी नहीं रहती है, वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं बैठ सकते, बने तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, हर जगह पे सरकारी तौर पे उस मशवरा शाजी का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो वो इसलिए वो हार गए हैं, वो जो हार गए हैं। मगर इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से ये है कि ये जो उनको कैबिनेट मीटिंग में बुलाना था, ये इसलिए नहीं बुलाना था कि उनका ऑफ कोर्स मशवरा लेने में उनको कोई नहीं रोकता, घर पे शाम को बुलाएं, चाय बुलाएं, सुबह नाश्ते पे बुलाएं, जब मर्जी फ़ोन करके मशवरा ले लें, कोई नहीं रोकता। ना अखलाकी तौर पे रोका जा सकता है, ना कानूनी तौर पे कोई रोका जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है मशवरा। अगर ये कैबिनेट मीटिंग में आप बुलाते हैं ना, फिर आप एक मैसेज देना चाह रहे होते हैं, ट्राइंग टू टेल एवरीबडी कि जनाब ये अभी भी रेलेवेंट है, आई हैव गॉट, ही स्टिल गॉट माई आईज एंड ईयर्स। उससे ये होता है कि जहांगीर तरीन साहब जब मार्केट में जाते हैं तो पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये डीसीओ को या उनको दिलाने के लिए, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना डिसीजन है, जो कि मेरा ख्याल है कि फिर ये अगर करना है तो फिर नवाज शरीफ पे शोर नहीं मचाना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए वो नहीं है। तो ये इसमें ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, सारी पार्टीज ही कसूरवार हैं और सारी उसमें नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि आयरनी ऑफ फेट उनके साथ जो मैक्सिमम होना था वो हो चुका हुआ है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी जाने दें, ये गैर जरूरी लड़ाई है। नहीं, दिल किस मामले में उन्हें बड़ा करना चाहिए? क्लास साहब आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? मैं इस पे आज थोड़ी सी दो और स्टोरीज हैं, मैं अपने कमेंट जरा रिजर्व रखता हूँ आज, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग डिबेट। मेरी एक आंख इनकी तरफ थी कि ये क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैंने ये दरमियानी रास्ता निकाला। मेरा ख्याल जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो उनकी टग ऑफ वार है वो 1-2 मिनट में मुझसे कवर नहीं हो सकेगी। इसको कल देख लेंगे, इसको डिटेल कल तक ले जाते हैं, क्योंकि लंबी कहानी है, बैकग्राउंड है साहब, दोनों के अपने अपने इश्यूज हैं, अपने अपना उनके लॉजिक्स और रीजंस हैं। अगर कुरैशी साहब की अपनी एक हार्ट फील करते हैं, पर्टिकुलर जो लड़का नईम सलमान था जिसने हराया था, उसको आपको याद होगा तरीन साहब भी जहाज़ पे लेके आए थे और उन्होंने पीटीआई में शामिल करवाया। सो लंबा एक दूसरे के खिलाफ उनके ग्रीवेंसेस हैं वो। फिर मैं किसी वक्त उस पर जाऊंगा डिटेल में, क्योंकि मैं बहुत सारा इन दोनों के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, लिहाजा मुझे थोड़े से इनके बैकग्राउंड का भी पता है। उसको कल पे फिर हम देख लेंगे। एक बैकग्राउंड आप दे दें, एमएमए रोड की भी आपने बात की थी। मेरा भी बड़ा ताल्लुक रहा है। मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, अगर ताल्लुक सियासतदान सहाफ़ी का हमारा क्या होता है, ये होता है खबर देते हैं टूट जाता है, एक खबर आप अच्छी दे देते हैं बन जाते हैं, ये हमारा रोज का बनता बिगड़ता रहता है। हमारे कोई ताल्लुकात इतने ही होते हैं, एक खबर की मार होते हैं, एक खबर में इधर हो जाएं या एक खबर में उधर हो जाएं। बहरहाल इसको फिर हम कर लेंगे। साहब आपने वज़ीर-ए-आज़म से एमएमए रोड की बात की थी, मैं, तो उसकी स्टोरी मैं अब दो चीज़ें, इससे पहले कि एमएमए रोड पे जाऊं, जो वहाँ पे परसों वहाँ पे इतनी बड़ी अगर ट्रेजिडी हुई है और मुझे बड़ा दुख है कि जो मैं बातें जो मैं समझता था वो उसी तरह ही निकली हैं, इस तरह नहीं होनी चाहिए थी बातें पूरी। लेकिन उससे पहले जो वहाँ पे आज और कल वहाँ पे हुआ, आरफ वाला में हुआ, मैं ज़रा उस पर छोटा सा टच करता जाऊँ कि मैट्रिक का लड़का सर फयाज, उसने जहाज़ बना लिया वहाँ पे सर, उड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पे अपने फील्ड्स में मैट्रिक का लड़का 4 कनाल ज़मीन उसने बेची, फयाज उसका नाम है, आरफ वाला में, पुलिस ही गिरफ्तार करके ले गई। सवाल ये, ऐसे लोगों को, जीनियस लोगों को गिरफ्तार किया जाता है या पाकिस्तान का कुछ साइंटिफिक इदारे बच गए हैं कि इज़्ज़त के साथ जाते, स्पेशल प्लेन करते, उस लड़के को बिठा के लाते और उसको यहाँ पे अपने पास रखते, या दुनिया भर में उसको स्कॉलरशिप पे पढ़ाया जाता कि एक जीनियस लड़का है जिसने 4 कनाल ज़मीन बेच के जहाज़ बना लिया है, वो जेल में थाने में बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान में ज़रा इस पर हम कल बात करेंगे कि रादर दैन आपके पास यहाँ पे जेएफ थंडर के लिए बहुत बड़ी हमारे पास यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, ये पी ऑफ वाह है जहाँ पे असला बनता है, वेपन्स बनते हैं, जहाज बनते हैं। वो ऐसे बंदों को तो स्पेशल प्लेन हमारा एयरफोर्स का जाना चाहिए था, उसको उठा के इज्जत के साथ उसको यहाँ पे लेके आते, वो थाने में गल सड़ा है। ये पाकिस्तान के 70 साल की कहानी एक लाइन में समाप्त हो गई है कि टैलेंटेड आदमी यहाँ पे उसको पागल समझा जाता है, उसको क्रिमिनल समझा जाता है, उसको जेल में डाला जाता है। ये पाकिस्तान का लेवल देख लें। कल इस पर बात करेंगे कि फयाज साहब जो है 4 कनाल जमीन बेचने के बाद जेल में बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे, दुआएं वहाँ पे मांग रहे होंगे। इस पे कल होगी बात। अब आते हैं आमिर साहब, जो वहाँ पे वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के साथ हुआ है सर, आपको याद होगा इमरान खान साहब से जब पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने यही बात की थी, मैं खान साहब आपकी पीटीआई 6 इलाकों से 6 इजलास से जीती है। वहाँ पे एमएम रोड जो है 400 किलोमीटर का है यहाँ से, मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड जो है और तलागंग इंक्लूडेड,
यहाँ से आपकी पार्टी जीती है, यहाँ पे आपने खुद ट्रैवल किया, मियाँ वाली के लोगों ने वोट दिए हैं, वहाँ रोजाना जो है एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर रहे हैं, ना वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है, ना पेट्रोलिंग पुलिस है, तेज रफ्तार गाड़ियाँ हैं, कंटेनर हैं, ऑयल टैंकर हैं, कराची से पेशावर और काबुल तक जो आपकी ट्रैफिक जाती है, सारा रोड तबाह है। सीपैक का सबसे छोटा रूट ये है, मगर क्योंकि यहाँ पे कंप्रोमाइज यहाँ के एमपी एमएनए थे, इसलिए नहीं उसका हिस्सा बन सका। इमरान खान साहब नाराज हो गए, डिलेड है। मैंने जब बात की और नाराज हो गए, उन्होंने बड़े इंतहाई से कहा जनाब कि मेरे पास वो नहीं है या सवाबदेही फंड नहीं है, हालांकि सवाबदेही फंड का इसे तल्लुक नहीं था। बहरहाल जनाब वो सड़क सबसे इस वक्त उसको खूनी ये रोड कहा जाता है, वो मसला मैंने फिर बुज़दार साहब के साथ उठाया, मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई उनसे, यहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब से, उन्होंने 2 जवाब दिए। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, जब हमारी बारी लगी तो पैसे खत्म हो गए, फिर लिहाजा उन्होंने कहा हम फिजिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मुराद सईद का मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जनाब कि हम इसकी फिजिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, रोड है, हमारा फेडरल रोड नहीं है, नहीं बल्कि सूबे के पास है, सीपैक का हिस्सा है, दैट्स अनदर स्टोरी, उसमें सीपैक में वो नहीं आता, वो सूबे के पास है। खैर एनीवे हालत ये आमिर साहब, वहाँ पे 6-7 बच्चियाँ जो हैं, तो 2 रोज़ पहले तो राना जहाँजेब साहब आए, कोई उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है सर, उसके बारे में मशहूर है कि सड़कों पे लोगों को मारती रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। उन्होंने जनाब इनको टक्कर मारी है, बच्चियाँ बेचारी आ रही थी, 6 और 7 बल्कि बताया कि 7 बच्चियाँ जो हैं वहीं पे सारी की सारी उनकी डेथ हुई। जो फैमिली के साथ हुआ है वो अलहदा है। पूरी ट्विटर वाल ने, पीटीआई की यूथ ने, लोगों ने मेरा मजाक बना लिया था, इवन मेरे साथ ही भाइयों ने, आप बैठे हुए हंस रहे थे, ठट्ठे कर रहे थे कि रऊफ क्लासा साहब को सड़क चाहिए, घर के लिए चाहिए, ये 400 सड़क, ये 400 किलोमीटर मुझे चाहिए, शायद आपको घर के लिए, तो लिहाजा वो मजाक बना के क्लासा साहब को जाती सड़क चाहिए थी। ये सिर्फ पहला और आखिरी हादसा नहीं आमिर साहब, इससे पहले 1400 लोग इस सड़क पर मर चुके हैं सर। वहाँ पे बसेस, एल टैंकर, नेम एनीथम, रोड एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिस बंदे ने एक दफ़ा इस रोड पे सफ़र कर लिया ना सर, एमएमए रोड जिसको खूनी रोड, मुझे खुद कहा है बुज़दार साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने कि वो तो खूनी रोड है, तो मैं कहा सर जी बनवाएं, वहाँ को कुछ करते हैं, फिलहाल तो पैसे नहीं हमारे पास। सो जनाब ये हिसाब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान की सीरियसनेस मैंने बता दिया आपको, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का भी मैंने बता दिया कि उन्होंने कहा जी पैसे नहीं आएंगे, बना देंगे। इन द मीन वेल जब तक वज़ीर आज़म साहब सीरियस होते हैं या चीफ मिनिस्टर साहब के पास कुछ पैसे आते हैं, तो वहाँ पे साउथ के लोग या तो सड़क पे ट्रैवल करना बंद कर दें, या वही पुराना दौर खोते रेडी में कम से कम ये फ़ायदा होता था, एक्सीडेंट नहीं होते थे आमिर साहब, ना कैजुअल्टीज होती थी, लोग मरते हैं नहीं, उस खोते रेडी में किसने मरना था आमिर साहब, वो तो किसी ने होना था। अगर आपने ये चीजें दी हैं, बसेस दी हैं, ऑयल टैंकर आप चला रहे हैं, कंटेनर वहां पे चला रहे हैं, और वहां पे आपकी पुलिस का एक बंदा, यहां से निकलता हूं मैं सर, यहां से पूरा तलागंग चले जाएं आप, पूरा एमएमए रोड 500-600 किलोमीटर भाड़ जाएं, एक पुलिस वाला नजर नहीं आता, एक ट्रॉमा सेंटर नहीं है, कहीं पे हेल्प नहीं है, इट्स ए फ्री फॉर ऑल। ये किलिंग ग्राउंड है, वहाँ गरीबों के बच्चे मार रहे हैं सर, उनकी बच्चियां कल 7 बच्चियां मारी गई हैं सर, कोई मीडिया में बड़ी कवरेज नहीं आएगी, कोई इस पे टीवी शोज नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से आपसे 400 किलोमीटर दूर रहते हैं। कोई मजदूर की बेटी थी जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, इनके पास ना पैसे हैं, ना फंड है, ना प्रायोरिटीज हैं, ना इनके पास सिंपैथी है, ना कंपैशन है। जहां पर बात आ जाए गरीबों की, वहां पर इस हुकूमत के पास कोई पैसे मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।